सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। ये पाठ आपके NIOS में और साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड है उसमें गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12 में भी दे रखा है, तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। जैसे कि पाठ के नाम से पता चल रहा है, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास 0 से 5 वर्ष, यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब छोटा बच्चा होता है जब बच्चे का विकास जो 0 से 5 वर्ष का, यानी कि गर्भावस्था से लेकर जब वो 5 वर्ष तक का होता है, उस दौरान बच्चे में अभिवृद्धि कैसी होती है, उसके विकास कैसा होता है। अभिवृद्धि मतलब शरीर के आकार में परिवर्तन, बच्चे के वजन में परिवर्तन, ठीक है, उसके साथ में उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, अनुपात में परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जिसको हम माप सकते हैं। वजन को हम माप सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ में विकास भी होता है। बच्चा जैसे जैसे थोड़ा परिपक्व होता जाता है, वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, वस्तु को पकड़ना सीखता है, अपनी भाषा सीखने लग जाता है, शब्दों को बोलना सीखता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखता है, चीज़ों को समझने लग जाता है। तो उस तरह से उसका विकास भी होता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही चीज़ें देखेंगे। भ्रूणावस्था से लेकर पूर्ण विकसित वयस्क होने तक मानव के विकास ने लोगों को पीढ़ियों तक सम्मोहित किया है। यानी कि भ्रूणावस्था जब बच्चा गर्भ में होता है, उस अवस्था से लेकर विकास की पूर्ण अवस्था जब तक वो वयस्क हो जाता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। ये ज्ञान न केवल स्वयं को समझने के लिए लाभदायक है, वरना बच्चों के विकास का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम है। आप में से कुछ छोटे बच्चों के माता पिता होंगे अथवा आने वाले समय में माता पिता बनेंगे। बच्चों के जन्म के बाद होने वाले विकास का ज्ञान आपको बच्चों के जन्म से लेकर बड़े होने तक के विकास को समझने में सहायता करेगा। तो अगर आपको बच्चे के जन्म से लेकर उसका विकास किस किस तरह से होता है, वो बड़ा होता है तब तक किस तरह से उसका विकास होता है, यह आप जान जाओगे तो बच्चे के विकास को समझने में आपकी मदद करेगा। आप उन क्षेत्रों का पता लगा पाएंगे जहां आपके बच्चों की अभिवृद्धि तथा विकास सामान्यतः या धीमी गति से हो रहा है। अब उद्देश्य क्या है इस पाठ को पढ़ने के? इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप निम्न में सक्षम हो सकेंगे। पहला है मानव जीवन चक्र की अवस्था का सूचीकरण कि मानव जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है, अभिवृद्धि और विकास के नमूनों की तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या, 0 से 5 वर्ष के दौरान होने वाले विकास के मील के पत्थर का सूचीकरण, सामाजिक व भावनात्मक विकास पर प्रकाश डालना, भाषा विकास की व्याख्या करना, संज्ञानात्मक विकास की पहचान करना, बच्चों की देखभाल तथा व्यवहारगत समस्याओं की व्याख्या करना। अब है जीवन चक्र की अवस्था। पहला पॉइंट है जीवन चक्र की अवस्था। मानव विकास को अच्छी तरह से तभी समझा जा सकता है जब हम उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करें। मानव जीवन चक्र को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मानव का जो जीवन होता है उस जीवन को कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। तो जीवन चक्र की अवस्था कौन कौन सी होती है? जैसे कि पहला बता रखा है जीवन की अवस्था और आयु। पहला है गर्भावस्था, तो गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था होती है, ठीक है। दूसरा है नवजात शिशु अवधि, ये जन्म से लेकर 1 महीने तक होती है। फिर है शैशवावस्था जो 1 महीने से 2 वर्ष तक होती है। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। तो ये बच्चे की जो है जीवन की अवधि बता रखी है। मध्य बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, जो मध्य बाल्यावस्था कहलाती है। जब बच्चे की उम्र 6 से 11 वर्ष की होती है तो मध्य बाल्यावस्था में होता है। किशोर अवस्था ये 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 18-19 से लेकर 40 वर्ष तक होती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 40 से 60 वर्ष तक होती है और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर। तो इस तरह से हमारे जीवन काल को, एक मानव के जीवन काल को इसमें बांटा गया है। यदि आप ऊपर दी गई तालिका पर दृष्टिपात करें तो आपको समझ आ जाएगा कि ऊपर दी गई पहली 5 अवस्थाओं में से पहली अवस्था जन्म से पूर्व की है और बाकी 4 को बाल्यावस्था के अंदर ही एकीकृत किया गया है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम इन 5 अवस्थाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, ये 5 अवस्था, तो इसके अंदर जो पहली जो अवस्था है गर्भावस्था, ये तो जन्म से पहले की अवस्था है। लेकिन ये जो 5 अवस्था, बाकी की 4 अवस्था हैं वो कौन सी है? बाल्य अवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर जन्म से लेकर 1 महीने तक से लेकर और वो 6 से 11 वर्ष तक का होता है, तब तक की कौन सी अवस्था होगी? बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें नवजात शिशु अवधि है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था अंतर्गत आता है। तो ये हो गई बाल्यावस्था के भाग। बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, जिसमें 7वीं व 8वीं अवस्था समाहित है। अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है।
तो बाल्यावस्था है, और उसके बाद में क्या आएगी, किशोरावस्था, और फिर बाद में क्या आएगी, किशोरावस्था के बाद में प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था हो गई 6 नंबर पर, 7वें नंबर पर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था और मध्य प्रौढ़ावस्था। तो 7वीं और 8वीं प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आ गया, और 9वीं अवस्था आपकी वृद्धावस्था के अंतर्गत आती है। अतः जन्म के पश्चात मुख्यतः 4 ही अवस्थाएं हैं जो निम्न प्रकार है। तो अगर हम पूरी तरीके से देखें तो जन्म के पश्चात मुख्यतः 4 अवस्था, जो ऊपर 9 अवस्थाएं दे रखी है उनको मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है बाल्यावस्था, ठीक है। दूसरा है किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था के बाद में कौन सा आता है, किशोरावस्था, जो कि बाल्यावस्था 11 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। उसके बाद में किशोरावस्था आ जाती है जो कि 18-19 साल तक रहती है। फिर है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद में वृद्धावस्था, ठीक है। अब हम विकास के नमूने देखेंगे कि विकास के कौन कौन से नमूने होते हैं। जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन का नाम ही विकास है। देखो, जैविक यानी कि जीवन के जो शारीरिक परिवर्तन होता है बच्चे के, हम भी बचपन में छोटे थे तो हमारे अंदर किस किस तरह के शारीरिक परिवर्तन हुए थे, हम एक छोटे से लेकर कितने बड़े आज हो गए, ठीक है। तो जैविक परिवर्तन हुआ है। कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने परिवार के माहौल को सीखता है, आसपास के माहौल को सीखता है, ठीक है, वहाँ से कुछ ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आ गया। संज्ञानात्मक विकास, वो कुछ उसका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं के बीच में जो अंतःक्रिया होती है आपस के अंदर, वही क्या है, विकास के अंतर्गत आता है। देखते हैं जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है, कि जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं जो शारीरिक है, ठीक है। हमारी अनुवांशिकता, शारीरिक अंगों का विकास, संवेगात्मक कौशल, किशोर अवस्था के हार्मोन संबंधी परिवर्तन आदि सभी परिवर्तन विकास के जैविक प्रक्रियाओं की भूमिका को दर्शाते हैं। तो जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे परिवर्तन आएंगे, जिसके अंदर अनुवांशिकता परिवर्तन हो गया, शारीरिक अंगों का विकास हो गया, संवेगात्मक कौशल हो गया, किशोर अवस्था के हार्मोन संबंधी परिवर्तन आते हैं। अगला है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का चिंतन, बौद्धिक और भाषा आती है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या आया, कि बालक किस तरह से चिंतन कर पा रहा है, उसका बुद्धि का कितना विकास हुआ है, ठीक है, उसको किस तरह से भाषा को सीखता है। प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, संज्ञान, समस्याओं का निदान, स्मरण शक्ति, काल्पनिकता आदि सभी बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो कितना वो समस्या को समाधान कर पा रहा है, ठीक है, स्मरण शक्ति उसकी कितनी है, कैसे वो वस्तु चीज़ों को याद रख पा रहा है, कल्पना शक्ति कितना वो कल्पना कर पा रहा है, आदि सभी बालक की संज्ञानात्मक क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये सभी संज्ञानात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान केंद्रित करना है, संज्ञान का विकास है, समस्याओं का निदान करना है, स्मरण शक्ति है, ये सारी कल्पना शक्ति है, ये सारी है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक क्रियाओं में अन्य लोगों के साथ बालक का संबंध, भावनाएं और व्यक्तित्व आते हैं। बच्चों की पहली मुस्कान, माता व बालक के बीच आपसी लगाव का विकास। तो देखो, बालक की जो पहली मुस्कान होती है वो माता व बालक के बीच आपसी लगाव का विकास, बच्चों में मिलना बांटना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, दूसरों के साथ खेलना आदि विकास की सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया के अंदर क्या आएगा, कुछ भावनाएं होती है, ठीक है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होती है। तो माता पिता के बीच आपसी लगाव का विकास हो जाता है, बच्चों से मिलना बांटना, अन्य बच्चों के साथ जब बच्चा जाके बाहर खेलता है, ठीक है, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, अपने घर के बच्चों के साथ खेलता है, तो वस्तु को मिलना है, बांटना है आपस के अंदर, उनके साथ मिलकर खेलना है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना है, दूसरों के साथ खेलना है, ये सारे विकास किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ये सभी प्रक्रिया बारीकी से एक दूसरे से गुथी हुई है। तो ये सभी प्रक्रिया क्या है, एक दूसरे से गुथी हुई है। जब तक उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, बच्चा उठ के बाहर खेलने लायक नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारी क्या है, आपस में गुथी हुई है, जिसका अर्थ है कि ये सतत एक दूसरे को प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। जब उसमें ज्ञान हो जाएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी, ध्यान केंद्रित कर पाएगा, एक दूसरे को समझ पाएगा, भावनाओं का विकास होगा, कल्पना शक्ति कर पाएगा, प्रत्यक्षीकरण कर पाएगा, स्मरण रख पाएगा, तब जाके वो अपनी सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। और जैविक प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। जब उसका शरीर, जैविक है जो शरीर से संबंधित है, जब उसका शारीरिक स्वस्थ रहेगा, ठीक है, शरीर उसका हष्टपुष्ट रहेगा, ठीक है, तो वो अन्य संज्ञानात्मक क्रियाएं कर पाएगा। आपने देखा हो कई बालक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं या उसमें कुछ विकृतियाँ होती है, तो समाज के अंदर अन्य बालकों के साथ वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उनके साथ खेल कूद नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से अगर जैविक प्रक्रिया उसकी सही रही, शरीर उसका सही रहा, तो उसके अपना आप उसका बुद्धि का विकास होगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, उसके अंदर उत्साह जगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। उदाहरण के लिए एक बीमार बच्चा चिड़चिड़ा होता है और लगातार रोता रहता है, तो सामाजिक भावनात्मक विकास इसका नहीं हो पाएगा। ये नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जा सकता और इस प्रकार पढ़ाई में भी पिछड़ जाता है।
ये नियमित रूप से स्कूल में नहीं जा सकता और इस प्रकार पढ़ाई में पिछड़ जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, लगातार चिड़चिड़ेपन से अन्य लोगों के साथ उसके संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? सामाजिक प्रक्रिया हो गई। देखो, अगर वो बीमार रहेगा यानी उसका शारीरिक प्रक्रिया सही नहीं हो पा रही है, जैविक प्रक्रिया उसकी सही नहीं है, यानी कि वो बीमार है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसका सामाजिक भावनात्मक विकास उसका नहीं हो पाएगा। यानी दूसरों से अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से बातचीत करना है, ये विकास उसमें नहीं हो पाएगा। और वो बीमार है, इस वजह से वो नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाएगा। स्कूल नहीं जा पाएगा तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। और संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के साथ इस तरह चिड़चिड़ा रहेगा, रोएगा, तो दूसरों के साथ अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया? सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया। अब ये कुछ प्रश्न दे रखिए, क्रियाकलाप दे रखिए। प्रश्न है कि नवजात शिशु की अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था कौन सी है, तो ये आपको मिलान करना है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिवृद्धि का विकास। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिवृद्धि और विकास किस तरह से होता है? अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया है। देखो, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे की क्या है? पूरक है। ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब तक अभिवृद्धि नहीं होगी तो उस बच्चे का विकास भी नहीं हो पाएगा। अभिवृद्धि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन, तो आपको ध्यान रखना है, अभिवृद्धि क्या है? शरीर में मात्रात्मक, यानी उसको मापा जा सकता है। मात्रा यानी उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, उसका शरीर का अनुपात बढ़ रहा है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी लंबाई और वजन में। जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार से परिवर्तित होता है। जबकि विकास में क्या होता है? गुणों में परिवर्तन होगा बच्चे के, और साथ में मात्रात्मक भी इसमें शामिल होगी, यानी विकास के अंदर अभिवृद्धि भी शामिल होती है। विकास के अंदर, विकास में कौन शामिल होता है? अभिवृद्धि भी शामिल है, साथ में उसमें जो गुणों में विकास हो रहा है बच्चे में वो भी शामिल है। उदाहरण के लिए भाषा अधिक्रम, जैसे कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा वो भाषा को बोलना सीखेगा। विकास का अर्थ है क्रमबद्ध, तर्कसंगत व स्पष्ट परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, तर्कसंगत होता है, और स्पष्ट रूप से हमें उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। छोटा बच्चा जब जन्मजात शिशु था वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो घुटनों के बल चलने लगा है, बैठने लगा है, ठीक है, खड़ा होकर चलने लगा है, तो ये हमें स्पष्ट रूप से उसका विकास दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी भाषाओं को बोलने लगा है, शब्दों को बोलने लगा है, तो ये क्या हो रहा है? उसमें विकास हो रहा है, जो हमें स्पष्ट रूप से परिवर्तन उस बच्चे में नजर आते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। तो अब देखो, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि अभिवृद्धि और विकास में एक अंतर स्पष्ट कीजिए, या अभिवृद्धि विकास में अंतर को समझाइए। तो आपका यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है, और विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। सभी प्रकार का विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के अनुसार घटित होता है, जिसमें से कुछ निम्न है। देखो, सभी प्रकार का विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर चलता है, कुछ नियमों पर चलता है, जो इस प्रकार है, जो सबके साथ समान होता है, ठीक है, चाहे वो मानव का बच्चा किसी भी क्षेत्र का हो, किसी दुनिया में कहीं का भी हो, लेकिन वो एक उसी सिद्धांत को लागू करेगा। जो सिद्धांत आज हमारे ऊपर लागू है, हमारे अंदर, तो वही सिद्धांत दुनिया के हर बच्चे के ऊपर लागू होता है। और वो सिद्धांत क्या है? देखो, सभी प्रकार की अभिवृद्धि विकास एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होता है। तो ये एक क्रमबद्ध श्रृंखला में होगा। एक बच्चा तभी बैठ पाता है जब उसकी पीठ की मांसपेशियां उसे सहारा देने के लिए तैयार होती है। तो देखो, अभिवृद्धि यानी उसके शरीर में विकास, अभिवृद्धि यानी उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर में उसकी परिपक्वता आ रही है, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है। तो बच्चा विकसित कब होगा? जब उसकी अभिवृद्धि, उसका शरीर में परिपक्वता अच्छे से आ पाएगी। तो एक उदाहरण दिया है कि एक बच्चा तभी बैठ पाता है जब उसकी शरीर पीठ की जो मांसपेशी है, हमारी पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है, उसका अच्छे से विकास हो जाएगा और वो सहारा देने लायक उसको बन जाएगी, ठीक है, तभी वो बच्चा बैठने के लिए तैयार होगा। तो ये क्या हुआ? तो इस तरह से वो जब बैठना सीखा तो उसका विकास हो रहा है। तो अभिवृद्धि उस विकास को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। जब अभिवृद्धि अच्छे से होगी तो बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। तो आपने देखा कि अब ये जो पॉइंट है वो सभी जगह लागू होता है। हर दुनिया का हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, ठीक है, उससे पहले सर्वप्रथम वो अपने पीठ को संभालना सीखेगा, है ना, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, और फिर धीरे धीरे अपने कदमों को उठाना सीखेगा। तो ये सभी के साथ समान होता है। प्रत्येक बच्चा सामान्यतः कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। देखो, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। प्रत्येक बच्चा अपनी एक निश्चित गति से बढ़ता है। तो कई बार आपने देखा होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे जो 1 साल के होते हैं वो चलना सीख जाते हैं, दौड़ लगाने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 साल तक होते हैं तब वो चलना सीखते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं 1 साल में थोड़े थोड़े शब्दों को बोलना सीख जाते हैं, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना 2 साल तक आते आते शब्दों को बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? विकास में क्या होती है? भिन्नता
होती है। तो ये व्यक्तिगत आधार पर होती है, होगा तो उसी क्रम से कि पहले बच्चा घुटनों के रीढ़ की हड्डी के बल वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद में वो ना खड़ा होने से फिर चलना सीखेगा। ठीक है, क्रम तो वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाए और कोई बच्चा कुछ समय के बाद में चलना सीखे। तो इसका मतलब ये क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता उसके तैयार होने में, उसको विकसित होने में लगेगी। प्रत्येक बच्चा अपनी एक निश्चित गति से बढ़ता है। आप जानते हैं कि बच्चा 1 साल का होने तक चलना प्रारंभ कर देता है, परंतु आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे 1 साल से पहले और कुछ 1 साल के बाद भी चलना सीखते हैं, चलते हैं। यद्यपि मानव एकीकृत रूप से विकसित होता है, फिर भी उसके शरीर के विभिन्न अंग भिन्न गति से विकसित होते हैं। मूल रूप से विकास की गति 2 श्रृंखलाएं है। देखो, एकीकृत रूप से मतलब कि पूरा शरीर एक साथ उसका विकसित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका हाथ तो बढ़ रहा है और उसके पाँव नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूरे शरीर में एक तरीके से उसका विकास होता जाता है। हाँ, कुछ अंगों में जल्दी होता है, कुछ अंगों में धीरे धीरे गति होगा, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उसका विकास है वो उसका होता जाएगा। अब ये किस तरीके से होता है? पहला है सिफिलोकोडल। सिफिलोकोडल में क्या होता है? सिर से लेकर पाँव तक का बच्चे का विकास होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो पहला विकास क्या हो गया? सिफिलोकोडल, है ना। ये 2 रूपों में होता है, आपको याद रखना है। बच्चे का विकास कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में, सिफिलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल आगे आएगा। सिफिलोकोडल में क्या होता है? अर्थात विकास सिर से पाँव की ओर अग्रसर होता है, यानी बच्चे के जो विकास होता है वो सिर से लेकर पाँव की तरफ होता है। सिर और मस्तिष्क पहले विकसित होते हैं। तो आपने देखा होगा सिर और मस्तिष्क क्या होता है? पहले विकसित होते हैं, फिर गर्दन और धड़ विकसित होती है। देखो, आपने जब छोटे बच्चे को अगर गौर से देखा होगा, नवजात शिशु तो उसका गर्दन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसकी गर्दन का भी विकास नहीं हुआ होता, है ना। वो छोटा, एकदम छोटा बच्चा है, नवजात शिशु, तो आपने उसकी गर्दन की जो आकृति है, गर्दन और मतलब उसका जो चेहरा है और उसका जो सीना है, उसके बीच में जो गर्दन दे रखी है अपनी, वो गर्दन अपने जैसे उस बच्चे की दिखाई नहीं देगी। वो एकदम से सटी हुई यानी अड़ी हुई रहेगी उसके सीने के यानी कंधों के, है ना। फिर वो जैसे भी 2-3-4 महीने का होता है, उसकी गर्दन दिखने लग जाती है और उसको अपना सर संभालने लग जाता है। जब तक गर्दन नहीं विकसित होगी उसका सर नहीं संभलने में आएगा, तो उसका सर संभालने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो अपने जो रीढ़ की हड्डी यानी कि अपने सीने के बल थोड़ा गर्दन को उठा लेता है ना, उल्टा लेटाता है तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना। तो इस तरह से उसके रीढ़ की हड्डी का विकास हो रहा है। फिर वो करवटें बदलने लग जाता है। फिर उसको बिठाते हैं तो उसकी जैसे 6-7 महीने का होता है उसको बिठाना शुरू करते हैं घर वाले, है ना। धीरे धीरे उसको अपने सहारे से वो बैठना सीखता है। तो उसकी जब रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ तो बैठना सीखा। तो पहले क्या हुआ? पहले गर्दन का विकास, ठीक है, उसके बाद में रीढ़ की हड्डी का विकास, यानी कि पहले मस्तिष्क यानी का विकास हो रहा है, यानी कि सिर को संभालना सीख रहा है। उसके बाद में वो किसको संभालना सीख रहा है? अपने धड़ को संभालना सीख रहा है। धड़ को संभालना सीखा तभी तो बैठने लगा। फिर वो अपने जो है कमर को संभालना सीखा, उसने बैठने लगा। उसके बाद में घुटने को, उसका विकास, घुटने के बल चलना सीखा। तो सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है ना, घुटने के बल के साथ चलना सीखा। तो उसके बाद में वो क्या हुआ कि धीरे धीरे अपने पंजों को संभाल के वो चलना सीख गया, खड़ा होना सीखा और फिर वो चलना सीखा। तो विकास कहाँ हुआ? सर से लेकर पैर की तरफ। तो सबसे पहले उसने अपनी गर्दन यानी सर को संभालना सीखा और फिर बाद में लास्ट में वो चलना सीखता है। तो ये विकास हुआ सर से पैर की तरफ। अब है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल अर्थात विकास केंद्र से पोरों की ओर अग्रसित होता है, यानी केंद्र यानी सीने से लेकर बाहर की तरफ। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है केंद्र से पोरों की ओर। ये देखो, केंद्र से पोरों की ओर उसका विकास होता है। यानी अब ये बच्चे का चित्र दे रखा तो यहाँ मान लो ये केंद्र है, केंद्र से उसके पोरों की तरफ विकास होता नजर आएगा। तो हम देखते पहले बैठना सीखा, ठीक है, उसके बाद वो चलना सीखता है। अब केंद्र से पोरों की ओर कैसे? कि पहले वो अपने शरीर के धड़ को संभालना सीखा। जब बच्चे के सामने कोई भी वस्तु दी जाती थी तो पहले वो पकड़ने के लिए पूरे अपने बाजुओं का इस्तेमाल करता था, ठीक है। अब फिर थोड़ा और बड़ा हुआ बच्चा, है ना, तो वो क्या कर रहा है? फिर अपने हथेलियों से वस्तु को पकड़ रहा है, पूरे मुट्ठी में बंद करके वस्तु को पकड़ रहा है। फिर थोड़ा और विकसित हुआ वो, तो वो अब अपनी उंगलियों से ही क्या करने लग जाता है? वस्तु को पकड़ने लग जाता है, यानी वो पेन चलाना सीख जाता है। आप छोटे बच्चे को अगर गौर से देखोगे तो पहले वो वस्तु को अपनी, जब छोटा होता है तो किसी वस्तु को पकड़ना होता है तो पूरी बाजू का इस्तेमाल करता है और उसको अपने बाहों में लेने की कोशिश करता है ना, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे उसका थोड़ा कोहनियों को हाथ का विकास होता है तो इस तरह से उसकी किसका विकास हुआ? अभी उसके बाजू का विकास हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसकी कलाइयों का जैसे विकास होगा, तो कलाइयों का विकास होते होते तो फिर क्या करेगा? वो वस्तु को पकड़ेगा, यानी कि कलाई और हथेलियों का विकास हुआ तो वस्तु को पूरी मुट्ठी में पकड़ा। उसके बाद में उसकी धीरे धीरे उंगलियों का विकास हुआ, तो छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होते हुए वो वस्तु को सिर्फ उंगलियों से उठाना सीख जाता है ना। तो इस तरह से उसका कहाँ विकास हुआ? प्रोक्सिमोडिस्टल, जो केंद्र से पोरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर होता है।
तो ये हो गया केंद्र, यानी कि केंद्र यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ तक, यानी यहाँ तक वो अब उंगलियों का इस्तेमाल करके उठाता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी वस्तु को पकड़ना, मान लो आपको चम्मच पकड़नी है, पेन पकड़ना, आप किससे उठाओगे, अपनी उंगलियों से उठाओगे, पूरी मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करोगे। छोटा बच्चा किसका इस्तेमाल करता है, जब वो 4 5 6 7 महीने का होता है, वो अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करता है ना। जब वो 2.5 3 साल का हो जाता है तब वो छोटी छोटी उसकी मांसपेशियों का विकास हुआ, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आई उसके हथेली में मांसपेशी में, वो अब अपने पेन का इस्तेमाल, उंगलियों का इस्तेमाल करने लग गया वस्तु को उठाने में। तो इस तरह से केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। पढ़ते इसको, मैंने आपको और विस्तार से समझा दिया। प्रोक्सिमल डिस्टल अर्थात विकास केंद्र से पोरों की ओर अग्रसर होता है, यानी बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और फिर बाहों और फिर उंगलियों पर प्राप्त करता है, उंगलियों पर, है ना। विकास परिपक्वता और सीखने की आपसी अंतक्रिया का परिणाम है। परिपक्व होगा तभी वो सीख पाएगा, है ना। बहुत छोटा है अभी, उसके शरीर के परिपक्व नहीं हुआ तो वो वस्तु को नहीं, यानी किसी वस्तु या किसी चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो परिपक्वता व्यक्ति का अनुवांशिक संरचना में उपस्थित क्षमताओं का उजागर होना है। अब अनुवांशिक क्षमता है क्योंकि माता पिता ने भी ऐसे चलना सीखा है, उन्होंने भी उस तरह से उसका शरीर में विकास हुआ तो उसके बच्चे का भी वैसे विकास हुआ। जिस तरह से मानव का विकास हुआ, उसके मानव के बच्चे का भी विकास उसकी तरह से ही होगा। तो ये किसका परिणाम है, अनुवांशिकता का परिणाम है। जबकि सीखने का अर्थ अनुभव और अभ्यास के उपरांत आने वाले परिवर्तन थे। तो सीखना किससे होता है, जब अभ्यास करेगा, उसको नए नए अनुभव प्राप्त हो गए तभी तो सीख पाएगा, है ना। जब उसको नए अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे, उसको वैसा माहौल ही नहीं दिया जा रहा, तो वो कैसे सीखेगा। तो ये सीखना अनुभव के ऊपर और अभ्यास पर के उपरांत ही आता है। अब अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो कुछ ऐसे कारक हैं जो अभिवृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता, यह प्रक्रिया है जिससे बच्चे के जन्म से पूर्व ही माता पिता के गुण वे नए नक्श आदि बच्चे में आ जाते हैं। तो अनुवांशिकता क्या होती है, जैसे रूप रंग, जैसे गुण माता पिता में हो गए, वही रूप रंग गुण उसके बच्चे में आएंगे। अतः त्वचा में आंखों का रंग, कद, शरीर की बनावट, बुद्धि और प्रतिभा आदि सभी निश्चित होते हैं और एक सीमा से अधिक उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। जैसा आंखों का रंग उसके माता पिता का है, इसके पूर्वजों को है, वैसे आंखों का रंग उस बच्चे में होगा। तो ये किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित। जो त्वचा का रंग उसके माता पिता या उसके घर में जो उसके दादा दादी है ना, उसके साथ में उसके नाना नानी है, उनमें जो जिनका खून का रिश्ता है उनका आपस में ना, उनका जैसा होगा वैसा ही बालों का रंग उसका होगा, वैसी त्वचा का रंग उसका होगा, ठीक है, उस बच्चे का होगा। तो आंखों का रंग, त्वचा का रंग, इनमें हम कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये उसकी अनुवांशिकता पर निर्भर है। जन्म पूर्व गर्भाशय का वातावरण, अब देखो जन्म से पूर्व, अब ये भी विकास को प्रभावित करता है कि जन्म से पहले या गर्भाशय का वातावरण कैसा था, गर्भावस्था के दौरान क्या वातावरण उसका रहा है। तो गर्भावस्था के दौरान उसका क्या वातावरण था, घर का वातावरण कैसा था, माता की स्थिति कैसी थी, वो इसके अंतर्गत आएगा। यह माता के गर्भाशय में भ्रूण का वातावरण है। यदि माँ का पोषण उचित नहीं है, या वह भावनात्मक रूप से परेशान है, या धूम्रपान या मदिरापान करती है, या फिर कोई दवा लेती है, अथवा किसी विशिष्ट रोग से पीड़ित है, तो बच्चे की वृद्धि काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। तो ये गर्भावस्था के दौरान इस तरह का अगर वातावरण रहेगा तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। पोषण, बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए समुचित पोषण अत्यंत आवश्यक है। एक कुपोषित बच्चे की अभिवृद्धि या तो अवरुद्ध हो जाती है या सामान्य रूप से नहीं हो पाती। तो इसके अंदर भी जरूरी है कि बच्चे का विकास के लिए क्या जरूरी है कि उसको स्वस्थ पोषण दिया जाए, उसको संतुलित आहार दिया जाए, ताकि उसकी अभिवृद्धि क्या हो, अच्छे से हो पाए और वो अवरुद्ध ना हो। तो अभिवृद्धि अच्छे से होएगी, वो कुपोषित नहीं रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो उसका विकास भी अच्छे से हो पाएगा। अगला है बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि तीव्र विकास से संबंधित है, जबकि मंद बुद्धि के कारण विकास के विभिन्न पहलुओं में कमी आ जाती है। जो बच्चा कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि वाला होता है तो उसका विकास भी बहुत जल्दी से होता है, जबकि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसके कारण उसके विकास नहीं हो पाता है। घर का भावनात्मक माहौल, अब घर का माहौल उसका कैसा है, यदि घर में झगड़े या तनाव हो, या बच्चे को वांछित प्रेम व स्नेह नहीं दिया जाता, या बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, तब बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चे का स्वास्थ्य, यदि बच्चा अक्सर बीमार रहता है, या उसमें किसी प्रकार की कमी या विकलांगता है, या फिर उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसी प्रकार की समस्या है, तब उसके विकास को प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। बच्चा अधिकतर बीमार रहता है, वो विकलांग है ना, या फिर उसके अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि उसके शरीर में कुछ इस तरह की तकलीफ है, ठीक है, तो वो उसके विकास को क्या करेगी, प्रभावित करने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेरणा व प्रोत्साहन का स्तर, तो बच्चे को अगर आप प्रेरणा दोगे, उसको प्रोत्साहन दोगे, उसको मोटिवेशन करोगे, तो बच्चा क्या करेगा, अगर उसको मोटिवेशन वाला, प्रेरणा वाला वातावरण मिल गया तो बच्चा और ज़्यादा सीखेगा, उसका और अच्छे से विकास होगा। एक बच्चे को उसके वातावरण से जितनी मात्रा में प्रोत्साहित प्राप्त होता है, अर्थात उसके अपने वातावरण को जानने के अवसर, अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया के अवसर आदि सभी विकास की गति को प्रभावित करते हैं। बच्चा जितने लोगों से मिलता है, जितने लोगों को जानता है, जितने लोगों की क्रियाओं को देखता है, ठीक है, जितने वो वातावरण के साथ घुलता मिलता है, उतना ही वो विकसित होता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। ये निर्धारित करती है कि बच्चे को किस प्रकार का पोषण,
प्रेरणा का व प्रोत्साहन, सुविधा व अवसर प्राप्त होते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है, ठीक है। अगर बच्चा गरीब तबके का है तो उसको कई अवसर नहीं मिल पाएंगे, है ना, उसको उचित पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसका विकास नहीं हो पाएगा। सामाजिक स्थिति भी है कि उसको किस समाज में बच्चा रह रहा है। अगर उस समाज में ऐसा माहौल है कि मान लो कोई वो ऐसे समाज में रह रहा है जिसके आसपास बहुत खिलाड़ी लोग रहते हैं, ठीक है, वो अच्छे अच्छे खेल खेलते हैं, ओलंपिक वगैरह खेलते हैं, तो उस बच्चे के मन में भावना क्या जाएगी कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ, या मैं भी जो आगे बढ़ूँ खेल के अंतर्गत, वो भी अपनी रुचि का खेल को सीखता है, उनके साथ खेलता है, ठीक है। तो इस तरह की वो क्रियाएं करेगा, तो उसकी सामाजिक स्थिति जैसी होगी वो वैसा सीखेगा। लिंग, सभी बच्चे विकास की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं, परंतु लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा कुछ कौशल जल्दी आते हैं। देखो ये लड़कियों में विशेष गुण होता है कि वो लड़कों की अपेक्षा कुछ चीज़ों को, कुछ कौशल को जल्दी सीख जाती है, और कुछ कौशल लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक जल्दी आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में भाषा का विकास तीव्र होता है, लड़कियां बोलना जल्दी सीख जाती है, जबकि कूदने, फांदने, पकड़ने और फेंकने का कौशल लड़कों में अधिक तीव्र होता है। जबकि कूदना है, फांदना है, दौड़ना है, फेंकना है, ये सभी कौशल लड़कों में जल्दी आते हैं। बच्चों का लिंग भी उनके शारीरिक विकास को तय करता है, जैसे लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे, भारी व बलिष्ठ होते हैं। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न हैं। अगला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बच्चे का किस तरह से होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत कद व वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक अनुपात परिवर्तन, दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास आता है। तो शारीरिक विकास में आ गया कि उसका वजन बढ़ रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, उसके शरीर का अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है, दांतों और हड्डियों और मांसपेशियों का विकास हो रहा है। तो ये शारीरिक परिवर्तन में, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कद व वजन का बढ़ना, बढ़ोतरी, कद और वजन की बढ़ोतरी। जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन लगभग 2 से 3.5 किलोग्राम होता है। 3-4 दिनों बाद ही उसका वजन 150 से 200 ग्राम तक कम हो जाता है। शुरुआत में 2-3 दिन तक उसका वजन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो इसलिए कम होता है क्योंकि वो अपने वातावरण से क्या करता है, अनुकूलता स्थापित करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका वजन कम होता है। इसके पश्चात उसकी तीव्रता से वृद्धि होती है। अब उसके बाद 3-4 दिनों के बाद में फिर उसका वजन सामान्य रूप से फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और 6 महीने तक उसका वजन लगभग दोगुना हो जाता है। जब वो 3 किलो, 3.5 किलो का हुआ तब, अब 6 महीने के बाद में वो 7 किलो का हो जाएगा। 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन 3 गुना हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशु का वजन 1 साल के बाद में कितना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। अगर जन्म के समय उसका वजन 3 किलो था, तो 1 वर्ष के बाद उसका वजन सामान्य रूप से 9 किलो हो जाना चाहिए। अगर कम होता है तो इसका मतलब उस बच्चे में कुछ न कुछ आपने पोषण संबंधी कमी रखी है, या फिर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, और 1 वर्ष तक ये जन्म की लंबाई से 1.5 गुना अधिक हो जाती है। इसके बाद ये नीचे तालिका में दर्शाई गई लंबाई के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो NCHS के अनुसार बच्चों में किशोर का शारीरिक लंबाई, यानी नेशनल चाइल्डहुड सोसाइटी ने कुछ अनुसंधान किए, कुछ प्रयोग किए और कुछ जानकारी हासिल की, उसके आधार पर बच्चे की लंबाई आयु के अनुसार और लड़के लड़कियों की बताई गई। तो देखो यहाँ आयु लिखी हुई है वर्ष के अंदर, ये वर्ष में आयु लिखी है, लड़के लंबाई सेंटीमीटर में वजन दिया गया है, और फिर लड़कियों में लंबाई सेंटीमीटर वजन दिया गया है। 0 वर्ष मतलब कि जन्म लेते समय लंबाई उसकी 50.5 सेंटीमीटर होती है, वजन 3.3 kg होता है ये लड़के में। लड़कियों में 49.9, और ये तो लंबाई सेंटीमीटर में हो गई लड़कियां, और वजन हो गए 3.2 किलोग्राम के आसपास। ये सामान्य वजन है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब जब बच्चा 3 महीने का होता है तब उसमें लंबाई इस तरह से बढ़ती है ना, वजन ऐसे बढ़ता है। लड़कियों में ये लंबाई बढ़ेगा, ये वजन बढ़ेगा। इस तरह से पूरी सारणी यहाँ पर दे रखी है। तो ये सारणी इसमें दे रखी है, आपको इसको अपनी किताब से पढ़ लेना है। अगला शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। अब देखो शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होता है जब वो छोटा सा बच्चा होता है, कितना छोटा सा होता है, लेकिन आप 1 साल के बाद उसको देखते हो तो उसका देखा उसका शरीर की आकृति में, उसकी अनुपात में, उसके आकार में परिवर्तन हो गया है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर का लगभग 1/4 हिस्सा होता है। नवजात शिशु का सिर शरीर की 1/4 हिस्सा होता है। मान लो बच्चे का शरीर, ये मान लो बच्चे का शरीर है, ठीक है, इसको 4 भागों में हम बांटते हैं, बराबर बराबर भागों में हमने बांटा। तो ये तो उसके शरीर, ये क्या हो गया, इसका सिर हो गया, बाकी हिस्सा इसका क्या हो गया, धड़ हो गया, ये बाकी हिस्सा इसका धड़ हो गया। तो नवजात शिशु का शरीर का जो 1/4 हिस्सा क्या होगा, उसका सर होगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका शारीरिक अनुपात बदलता जाता है। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देखें, आज हम हमें देखें तो क्या हमारा सिर जो है वो हमारे शरीर का 1/4 हिस्सा है क्या, नहीं है। अब हमारा शरीर तो बहुत बड़ा हो गया और हमारा सिर उसके सामने छोटा सा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें परिवर्तन आता जाता है। ये देखो, ये ऐसे होता है इसमें परिवर्तन,
ये 2 मंथ फेटल। फेटल मतलब जब बच्चा 2 महीने का अपने माँ के गर्भ में है। ये 5 महीने का फेटल यानी कि अपनी माँ के गर्भ में 5 महीने का है, तो इस तरह से उसका सिर बनता न्यू बॉर्न बेबी यानी जो उसने जन्म लिया है तब वो कैसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब उसका शरीर का विकास, ये 2 साल का है, फिर 6 वर्ष का है, उसके बाद 12-13 वर्ष का और फिर किशोरावस्था के अंदर आ जाता है। यानी कि एक 25 साल का व्यक्ति होता है उसका कैसे उसका शरीर का विकास होता है। ये लड़कियों के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन है। अगला शारीरिक विकास में मील के पत्थर। अब देखो शारीरिक विकास के अंदर मील के पत्थर कौन शामिल होते हैं। बच्चे की विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। हमने पढ़ा सिफेलोकोडल, तो ऊपर से नीचे यानी सर से लेकर पांव तक होता है। इसके उसके बैठने से पहले उसकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, तभी तो बैठना सीखेगा। खड़े होने से पहले उसका धड़ मजबूत होना चाहिए, तभी वो खड़ा होना सीखेगा, है ना। उसके विकास की गति उसके अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करती है। अनुवांशिक गुण, मान लो उसके माता पिता में से किसी ने तेज लेट चलना सीखा तो बच्चा भी लेट चलना सीखेगा, ठीक है। अगर किसी ने जल्दी चलना सीख गया तो जल्दी चलना सीख जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर चलना सीख जाएगा, है ना। तो ये अनुवांशिक गुणों पर भी निर्भर करती है। तो उसके विकास की गति उसके अनुवांशिक गुणों पर भी निर्भर करती है, न कि उसके आसपास के वातावरण पर यह भी सत्य है कि जो बच्चा दिलचस्प खिलौने से घिरा फर्श पर बैठता है वह बग्गी में बैठे दूसरे बच्चे से जल्दी चलना सीखता है। देखो छोटा बच्चा, अगर ऐसा बच्चा है जो दिलचस्प खिलौने उसके पास में आपने बहुत से खिलौने रख रखे हैं, तो क्या करेगा बच्चा अपने शारीरिक रूप से मूवमेंट करेगा, हलचल करेगा, ठीक है। वो किसी खिलौने को पकड़ेगा, कभी किसी खिलौने को पकड़ेगा, है ना। अपने शरीर की गति करेगा, वो झपटेगा, हाथ से उठाने की कोशिश करेगा। तो बार बार इतना प्रयास कर रहा है, तो उस प्रयास में क्या हो गया, वो जल्दी सीखेगा। किससे? अगर किसी बच्चे को आपने कहाँ बिठा रखा है, एक बग्गी में बिठा रखा है, हाँ चल रही है, बग्गी में बैठ जाए। छोटे बच्चे को चलाने के लिए बग्गी आती है ना, उसमें बिठा दिया और उसमें चलता रहता है, तो उससे जल्दी कौन चलना सीखेगा? ये जो अनेक तरह के खिलौनों से, रंग बिरंगे खिलौनों से घिरा रहता है, उसके साथ वो गतिविधियाँ करता रहता है, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ये देखो ये गतिविधियाँ है, तो ये सारी विकास के लिए मील के पत्थर साबित होते हैं। सीढ़ियाँ चलना है, वस्तु को पकड़ कर खड़ा होना है, बैठना है, ठीक है। जितने बच्चे के साथ गतिविधि करोगे बच्चा जल्दी से सीखेगा। 6 सप्ताह में क्या सीखता है? अब देखो समय के अनुसार बताया गया है कि 6 सप्ताह में बच्चा क्या सीख लेता है। माँ को देखकर हंसता है। जब 6 सप्ताह का हो जाता है तो माँ को देखकर हंसता है। डोरी पर लटके छल्ले को देर तक देखता है और उसकी नज़र माँ का पीछा करती है। 3 माह में आवाज़ की ओर सिर घुमाता है। जिधर से उसको आवाज़ आ रही है उधर की तरफ वो क्या घुमाएगा? सिर घुमाएगा। माँ के कंधे पर अपना सिर टिकाता है। 6 माह का, जब आप बच्चे को कंधे से लगाते हैं तो उसका सिर और पीठ सीधी होती है। 6 महीने के बच्चे की पीठ और गर्दन क्या होगी? सीधी होगी, सिर सीधा होगा, तकिए के सहारे बैठता है, गोदी में आने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे जैसे बच्चा तीव्रता से बढ़ता है, पीठ और धड़ की मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण सबसे पहले, फिर बाहों में और अंत में उंगलियों पर आता है। अगला है दांत, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास। दांत, एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे के नीचे के सामने वाले दांत जिन्हें इनसाइजर कहा जाता है, जिन्हें 5 या 6 माह के बीच में आते हैं। तो बच्चे के दांत आना शुरू कब होते हैं? 5 या 6 माह के भीतर उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं, जिसको जो सामने वाले दांत हैं, है ना, वो दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर के इनसाइजर 7वें महीने में आते हैं। ऊपर के इनसाइजर कब आते हैं? 7वें महीने। सबसे पहले उसको नीचे के दांत निकलते हैं, है ना, सामने वाले जो 5 से 6 महीने में आ जाते हैं। जब वो बच्चा 7वें महीने में आता है तब उसके ऊपर के दांत निकलते हैं। इसके बाद ऊपर के किनारे वाले दांत जिन्हें केनाइन कहते हैं 8वें महीने में आते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इनसाइजर 7वें महीने में, नीचे के इनसाइजर 7वें में और 5 महीने में ऊपर वाले, नीचे वाले। ये इंसाइजर 5 महीने में नीचे वाले आते हैं, ठीक है। सामने वाले, बीच वाले, नीचे वाले, और इसके बाद में ऊपर वाले इंसाइजर 7वें महीने में आते हैं। फिर साइड के किनारे वाले दांत आते हैं जिसको केनाइनर कहते हैं और 8वें महीने में आ जाते हैं। इसके फिर नीचे के केनाइनर 9वें व 10वें महीने में आते हैं। 3 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के 20 दांत आ जाते हैं। तो छोटे बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, जो 3 वर्ष की आयु तक आते आते आ जाते हैं। ये दांत दूध के दांत कहलाते हैं, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में इनके स्थान पर पक्के दांत आ जाते हैं। तो ये दांत जो है दूध के दांत कहलाते हैं। जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में 7-8 वर्ष का होता है, 7-8 वर्ष का होने लग जाता है, तब उसके दांत और दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके पक्के दांत यानी स्थायी दांत आना लग जाते हैं। हड्डियों तथा और मांसपेशियाँ। अब हड्डियों और मांसपेशियों का विकास। जन्म के समय बच्चे की हड्डियाँ मुलायम होती है, जिनमें कोटिलेज टिश्यू अधिक होते हैं। जैसे जैसे वह बढ़ता है उसकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है।
जिसे ओसिफिकेशन कहते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि जब बच्चा गिरता है तो उसकी हड्डियाँ कम ही टूटती है। छोटा बच्चा जब गिरेगा तो उसकी हड्डियाँ ज़्यादा नहीं टूटेगी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बहुत ही मुलायम और कोमल होती है। वही बात, आप किसी कोमल चीज़ को नीचे डालोगे तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन किसी कठोर चीज़ जैसे जैसे ग्लास वगैरह उसको नीचे पटक दिया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ है। जब हम छोटे थे तो छोटा बच्चा है तो उसकी मांसपेशी, उसकी हड्डियाँ क्या है, बहुत ही मुलायम होती है। उसमें कोटिलेज टिश्यू अधिक होता है, जिसकी वजह से जब वो गिरता है तो उसकी हड्डियाँ वगैरह ज़्यादा चोटिल नहीं होती है, वो फ्रैक्चर नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसे ओसिफिकेशन कहते हैं। यानी अब उसकी हड्डियाँ कठोर होने से लग जाती है तो वो गिरता है, पड़ता है तो उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। यही कारण है कि जब बच्चा गिरता है तो उसकी हड्डियाँ कम टूटती है। बच्चों की हड्डियाँ चर्बी और मांसपेशियों से ढकी होती है। प्रारंभिक वर्षों में चर्बी मांसपेशियों से अधिक होती है। प्रारंभिक वर्षों में चर्बी क्या होती है, मांसपेशियों से अधिक होती है। अपने छोटे बच्चे थुलथुला बच्चा होता है, उसके शरीर के अंदर क्या होती है, मांसपेशियाँ से ज़्यादा चर्बी होती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं मांसपेशियाँ चर्बी का स्थान ले लेती है, तो वो मांसपेशियाँ चर्बी की क्या विकसित होगी, मांसपेशियाँ विकसित हो जाती है। गत्यात्मक विकास के सोपान यानी मील का पत्थर। गत्यात्मक गति करना, ठीक है, बच्चा कैसे कैसे गति करता है, किस किस समय वो क्या करता है, वो किस तरह से उसका विकास हो रहा है, उसे कुछ सोपान हैं जो मील के पत्थर साबित होते हैं उसके लिए। ठीक है, आयु और गत्यात्मक विकास दे रखा है। 0 से 2 माह, 0 से 2 माह में बच्चा क्या लेता है, अंगड़ाई लेता है, पैर मारता है, मुट्ठी बांधे रहता है। 2 से 4 माह चलते हुए व्यक्ति का अपनी आंखों से पीछा करता है। कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अपनी आंखों से देखेगा, किसी चमकती वस्तु को घूरता है, अपनी छाती जरा उठाता है, कब, 2 से 4 महीने के अंदर, और पेट के बल लिटाने पर सर उठाता है और पीठ के बल लिटाने पर करवट ले लेता है। हाथ में खिलौना पकड़ना आरंभ कर देता है। 4 से 6 माह, गोदी में लेने पर वह अपनी गर्दन स्थिर रखता है, खिलौने उठाता है और वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। गोदी में आने के लिए हाथ बढ़ाता है, सिर और कंधे उठाता है और पलट सकता है। पेट के बल लेटा होने पर वह कोहनी के बल उठता है, सहारे से बिठाने पर वह बैठ जाता है। तो ये स्थिति कब हुई, ये गति कब करता है बच्चा, 4 से 6 माह में। अब 6 से 8 माह में इसमें बच्चा क्या करेगा, सिर उठा सकता है और बिना सहारे के सीधा बैठ सकता है, चम्मच बजाता है और फर्श थपथपाता है, टेबल फर्श से वस्तुएं उठा लेता है, दोनों हाथ में खिलौने पकड़ता है, ये पकड़ लेता है। अब तक वह वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का प्रयोग करना सीख चुका होता है। 8 से 10 माह, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, ये घुटने चलाना प्रारंभ कर देता है, फर्नीचर का सहारा लेकर खड़ा होने का प्रयास करता है, छोटी वस्तु जैसे बटन और सिक्की अंगूठे और अंगुली से उठाता है, वस्तुओं को उठाकर काटता है, चबाता है। 10 से 12 माह, इसके अंतर्गत क्या करता है, हल्के सहारे से खड़ा हो जाता है, सहारे से चलता है, हल्की वस्तु को धक्का दे सकता है, छोटी व बड़ी वस्तुएं उठाकर उसका निरीक्षण करता है। 1 से 2 साल तक का बच्चा क्या करता है कि बिना सहारे चलता है, कप से कुछ भी पी सकता है, चम्मच को पकड़ना व प्रयोग करना सीख जाता है, खींचकर चलाने वाले खिलौनों से खेलता है, सीढ़ी चढ़ व उतर सकता है, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, खाना स्वयं खाता है। ये 1 से 2 साल तक का बच्चा ये सब चीज़ें सीखता है। अब है 2 से 3 साल तक का बच्चा क्या सीखता है, क्या गतिविधियां करता है, खेलते हुए थकता नहीं है, स्वयं भली प्रकार खाना खा सकता है, मल मूत्र पर उसका नियंत्रण हो जाता है, बालों में कंघी व दांतों को ब्रश कर सकता है, अलमारी में खिलौने निकाल व रख सकता है, साधारण निर्देशों को समझ सकता है। 3 से 5 साल का बच्चा क्या करता है, अपने कपड़ों के बटन लगा व खोल सकता है, बिना सहारे के कपड़े पहन सकता है, शौच जाने व हाथ धोने जैसे जरूरतों को पूरा कर सकता है, स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। सामाजिक भावनात्मक विकास, अब देखो सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में रहे, लोगों के बीच में रहे, उसको अच्छे गुणों का विकास हो पाए उसमें। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है न सामाजिक, देखो जन्म के समय न तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है न वो असामाजिक होता है, लेकिन 3 महीने में वे मुस्कुराने लगता है, तो ये भी क्या है, सामाजिक गुण है, मुस्कुरा के सामने को अभिव्यक्ति अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है, ठीक है, और प्यार का प्रत्युत्तर भी देता है। कोई उसको प्यार करता है तो मुस्कुराता है, उसके पास खिलखिला के आता है तो अपने उसके प्यार का प्रत्युत्तर यानी उसका उत्तर भी वो देता है। 5-6 महीने में वह जाने पहचाने व्यक्ति व अजनबी में भेद कर पाता है। 1 वर्ष की आयु में छोटे छोटे खेल खेल सकता है और 1.5 वर्ष की आयु में अजनबी के सामने शर्माने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक उसे अपने हम उम्र बच्चों का साथ अच्छा लगने लगता है। अब वह गुस्सा भी करने लगता है और परिवार में नए बच्चे के आगमन का प्रतिकार करता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। अब वह गुस्सा भी करने लगता है और परिवार में अगर कोई नया बच्चे का आगमन हो गया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो उसको कहता है नहीं तू मेरी मम्मी की गोद में नहीं बैठेगा, है ना। अगर वो उसकी मम्मी को गोद में ले लेती तो उसका प्रतिकार करता है, उसका वो विरोध करता है। परिजनों से बिछुड़ने का डर
बढ़ जाता है, वो अधिकतर अपने परिजनों के पास रहना अच्छा लगता है, उसको बिछुड़ने का डर लग जाता है, उससे अलग होता है तो रोने लग जाता है, अपने माता पिता की नकल करना उसे अच्छा लगता है, 3 साल की आयु तक अपने माता पिता के लिए प्रेम प्रदर्शन करता है और सहयोगात्मक खेल खेलता है। उसके काल्पनिक मित्र होते हैं, वे लिंग आधारित क्रियाएं करने लगता है, वे स्कूल पूर्व शाला जाने लगता है, 4 से 5 वर्ष की आयु के दौरान अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाता है। अगला है भाषा का विकास। अब इस तरह से भाषा का विकास कैसे होता है, अभी हमने बच्चे का सामाजिक विकास देखा, अब भाषा का विकास तो आपको याद रखना है। पूछा जाए प्रश्न कि बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह से होता है, आपको लिखो, या 0 से 5 वर्ष के बीच में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो आपको ये पूरा पॉइंट जो भी पढ़ा है ना वो लिखना है। अब है भाषा का विकास, यानी 0 से 5 वर्ष के दौरान भाषा का विकास कैसे होता है। यानी 0 से 5 वर्ष मतलब जन्म के 50 होना स्टार्ट हो जाता है। जन्म के समय बच्चा अपनी जरूरतों के लिए रोता है, तो देखो भाषा विकास हुआ ना, वो उसको कोई भी चीज़ चाहिए, क्या करेगा, वो रोएगा, उसको भूख लगी है रोएगा, वो गीला हो गया टॉयलेट कर दिया तो वो रोएगा, है ना। जन्म के समय बच्चा अपनी ज़रूरतों के लिए रोता है, धीरे धीरे उसका रोना कुछ अलग सा हो जाता है और माँ उसकी भूख, परेशानी और दर्द के रोने में भेद कर सकती है। माँ समझ जाती है कि उसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, या उसको कोई परेशानी हो रही है इसलिए रो रहा है, या दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है, क्योंकि उसके रोने के तरीके में कुछ भिन्नता आ जाती है जो उसकी माँ उसको पहचान लेती है। 3 माह तक वह किलकारी बनने लगता है, अर्थात जब भी वह प्रसन्न होता है या गोदी में उठाया जाता है वह तब वह किलकारी बढ़ता है। 6 से 7 महीने में किलकारी बबलाने में बदल जाती है और माँ माँ बा बा आदि शब्दों को दोहराता है, ये दोहरान करता है। 9वें महीने तक बच्चा कुछ कुछ शब्द बोल पाता है, एक ही शब्द पूरे वाक्य के लिए पर्याप्त होता है। देखो वो कुछ कुछ शब्द बोलते हैं और उस शब्द का प्रयोग उसकी माँ समझ जाती है कि क्या चाहिए उसको, है ना। तो एक शब्द ही उसके लिए पूरे वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, वो पूरा वाक्य नहीं बोलता, लेकिन एक शब्द बोलने से उसके घर वाले समझ जाता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए। जैसे गुड़िया, जिसका अर्थ है कि मुझे गुड़िया चाहिए। 1 साल का होते होते 2 शब्द को जोड़ सकता है, 2 वर्ष में वह 2 से 3 शब्दों को का प्रयोग शब्दों के वाक्य में प्रयोग कर सकता है। 5 साल की आयु तक एक बच्चे की शब्दावली लगभग 5000 शब्दों की होती है। यह शब्दकोश फिर तीव्रता से बढ़ता है। तो 5 साल तक के उसके शब्दावली कितने शब्दों का विकास हो गया उसके अंदर, 5000 शब्दों का। फिर धीरे धीरे उसकी शब्दावली बढ़ती है। तो अगर पूछा जाए कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, तो आपको यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ याद करना है। तो हर पॉइंट से प्रश्न बन रहा है, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, तो आपको यहाँ से याद करना है। अगला है संज्ञानात्मक विकास के लक्षण। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के कोई 5 लक्षण लिखिए, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उससे कुछ लक्षण को विस्तार से लिखिए। तो कैसे भी प्रश्न बन सकता है। बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है। संसार का अस्तित्व मानता है, चाहे वह देख पाए या ना देख पाए। वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी कि अब वो क्या मानता है, वस्तु स्थायित्व, यानी वो मानता है कि कोई वस्तु है, ठीक है। तो संसार का अस्तित्व मानने लग जाता है, किसी वस्तु का अस्तित्व मानने लग जाता है, तो वस्तु स्थायित्व उसमें आ जाता है। दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता, लेकिन अभी वो 5 साल का बच्चा है तो दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझता, वो सिर्फ आत्म केंद्रित रहता है, यानी जो उसको अच्छा लगता है, जो सोचता है उसी को समझता है, ठीक है। मान लो वो कहेगा आत्म केंद्रित है कि उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको चीज़ चाहिए, अब वो ये नहीं समझता कि सामने वाले के लिए क्या सोचेगा, ठीक है। अगर रास्ते में वो जा रहा है, छोटा बच्चा है और उसको कोई खिलौना सुंदर से दिख गया तो वहाँ फैल जाएगा कि मुझे तो खिलौना दिलाओ आप, मुझे ये खिलौना चाहिए। अब सामने वाले के पास उसके लिए क्या सोचे, वो रोएगा, रिकेगा, कुछ भी करेगा, सामने वाला सोचेगा। अब वो ये नहीं सोचता कि मेरे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे बुरा बताएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ क्या है, आत्म केंद्रित है, उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको चाहिए होती है, ठीक है। तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पाता, सही गलत तर्क वितर्क वो नहीं कर पाता, उसमें भी सोचने की क्षमता 5 साल तक के बच्चे में नहीं आई। और हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे में ये चीज़ें नहीं जान पाते तो हम उसको मारने पीटने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी उसका इस तरह का विकास ही नहीं हो पाया। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बच्चे का विकास समझ जाओगे, 0 से 5 साल के बच्चे में कैसे विकास होता है ना। तो छोटा बच्चा किसी को गाली दे देगा, है ना। 5 साल तक छोटा बच्चा, उसके घर में कहीं से गाली सीखी और वो उसको मतलब ही नहीं पता है, और वो सामने कोई आया कि हाँ ऐसा कोई करता है तो मुझे गाली निकाल देनी है, मेरे घर में ये गाली ऐसे निकालते, तो उसने निकाल दी। अब उसको मतलब पता नहीं है, ना ही उसको ये पता है कि सामने वाला मेरे प्रति क्या सोचेगा, वो तो क्या है ना, उसको दिखा, उसको लगा, वैसा उसने बोल दिया, क्योंकि वो नहीं तो सामाजिक होता है ना सामाजिक, साथ में उसमें वस्तु स्थायित्व भी आ जाता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि जैसे कैसे, छोटा बच्चा होता है, मान लो वो 2 साल से यानी 24 महीने से छोटा है, 24 महीने के अंदर बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आना शुरू हो जाता है। 24 महीने से छोटा है तो कई बार देखा होगा कुछ बच्चे ने फ़ोन ले लिया, आप नहीं चाहते कि उसके हाथ में फ़ोन रहे, या कुछ ऐसी चीज़ उसने ले ली, आप नहीं चाहते कि वो उसके हाथ में रहे, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अब उसे छीनोगे, ऐसे छीनोगे तो रोएगा रिकेगा, तो क्या करोगे, आपने उससे खेल में वस्तु ली, फिर क्या आखिर चिड़िया ले ली, या वो गधा ले गया, या फिर बेल ले गया इसको, तो है ना, ये कौवा ले गया इस चीज़ को, तो
और उसको छुपा लिया अपने पीछे, ठीक है, कहीं पर, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ वो वस्तु तो ले गई और फिर उसको भूल जाएगा, वो रोएगा नहीं। लेकिन 24 महीने के बाद में, यानी कि 2-3 साल का होगा, फिर छुपा के देखो आप कहोगे कि इस वस्तु को तो बच्चा या कौवा ले गया, फिर वो ढूंढेगा कि नहीं मेरे को तो झूठ बोल रहे हैं, वो मन में सोचेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं, उनको उल्लू बुला रहे, कोई कौवा हुआ नहीं ले गया, उन्होंने अपने पीछे छुपा रखी है, वो फिर इसको ढूंढेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो ढूंढा, उस वस्तु को ढूंढने लग गया, आपने छुपाई है, उसको बोला कि नहीं कौवा लेके चले गए, मोबाइल को तो कौवा ले गया है ना, और आपने उसको छुपा लिया, तो बच्चा आपके पीठ के पीछे जाके देखेगा नहीं इसने पीछे छुपाया है, तो इसका मतलब उसमें क्या आ गया, वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया, वो समझने लगा कि हाँ मोबाइल है और इसका अस्तित्व है। लेकिन 24 महीने से पहले अगर आपने उसको उल्लू भी बना दिया ना कि हाँ इसको तो कौवा ले गया, तो वो मान जाएगा और फिर थोड़ी देर में उस वस्तु को भूल जाएगा। आत्म केंद्रित होता है, अपने आप को ही महत्व देता है, ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच सकता, विश्वास करता है कि सभी चीज़ें जीवित यानी जीवंत होती है और उसमें भावनाएं भी होती है। देखो वो क्या सोचता है कि सभी वस्तुएं क्या है, जीवित है, उसमें भावनाएं होती है। मान लो 5 साल से या 3-4 साल का बच्चा है और वो गिर गया, या उससे किसी टेबल वगैरह की कुर्सी से उसको चोट लग गई है ना, वो रोने लग गया, आप उसके पास जाओगे, कहोगे किसने मारा तेरे को, तो इशारा करेगा कि इसने मुझे मारा, कि ठीक है मैं इसकी पिटाई करता हूँ, आप झूठ मूठ में टेबल को मारने लग जाओ, वो बच्चा खुश हो जाता है, क्या सोचता है कि भैया हाँ मेरे लगी तो टेबल की भी लगी, अब टेबल की भी पिटाई हो गई, ठीक है। तो वो निर्जीव वस्तु को भी क्या मानता है, सजीव मानता है, हर वस्तु में उसको तो जीवन दिखता है और हर वस्तु को भावना समझता है। तो अब कहोगे बेटे को टेबल भी रोने लग गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि हाँ टेबल भी रोती है, टेबल भी हंसती है, तो इस तरह से वो उसमें हर निर्जीव वस्तु को जीवित समझता है। कल्पना काल्पनिक खेलों में लिप्त रहता है, वो अपने मन से कुछ ना कुछ, आप देखो छोटे बच्चा खेलता रहता है तो काल्पनिक खेलों में लिप्त रहता है। ऊपरी दिखावट में धोखा खा जाता है, ऊपरी दिखावट उसके पास दिखा दो आप है ना, तो उसमें क्या खा जाएगा, वो धोखा खा जाएगा। चंचल प्रवृत्ति का होता है, एक जगह नहीं टिकता है, इसमें शक्ति सीमित होती है, वो थोड़ा कम याद रख पाता है, सामने चीज़ है उसको याद रखेगा, पीछे से चली गई तो उसको तुरंत भूल जाएगा। कारण संबंधों को समझ नहीं पाता, किस वस्तु के पीछे क्या कारण था उसके आपस के संबंध को नहीं समझ पाता है। रंग आकार संख्या दिनों आदि की अवधारणा समझने लगता है, वो धीरे धीरे रंगों को समझने लगता है, आकार को समझने लगता है, संख्या समझने लगता है और दिनों को समझने लगता है। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है। 5 साल तक का बच्चा आपने देखा होगा, जब वो बोलना शुरू करता है ना, वो तरह तरह के सवाल करने लग जाता है, ये क्यों है, ये कैसे है ना, ये कब आएगा, ये कहाँ है, सूरज क्यों उगता है, कई तरह के सवाल वो करता है। तो कई बार माता पिता उसका उत्तर भी देने में असमर्थ होते हैं। बाएं या दाएं हाथ का प्रयोग, अब देखो कई बार बच्चा क्या होता है बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग करता है। तो बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग देखो, वीडियो जो है 45 मिनट का हो चुका है, कोशिश करते हैं ये पार्ट को इसी वीडियो में पढ़ाने का, थोड़ा बड़ा तो बनेगा वरना फिर छोटा सा वीडियो अलग से डालना पड़ेगा, तो इस पार्ट को मैं इसी में पूरा कंप्लीट करवा देती हूँ। तो बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग, तो आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे दाएं हाथ, कुछ बच्चे राइट हैंड का प्रयोग करते हैं लिखने में या कुछ काम करने में, कुछ लेफ्ट हैंडी होते हैं ना, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक कार्यों के लिए आमतौर पर अपना दायां हाथ ही प्रयोग करते हैं, दायां हाथ यानी सीधे हाथ का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने बायां हाथ अपने मुख्य हाथ की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं वो लेफ्टी होते हैं, अपने बाएं हाथ या उल्टे हाथ का ज़्यादा प्रयोग हर काम में करते हैं। ऐसे बच्चे पर दायां हाथ प्रयोग करने के लिए बल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके मस्तिष्क पर व अन्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा करने के लिए उस पर जोर नहीं डालना, अगर वो बच्चा बाएं हाथ से काम कर रहा तो करने दो, उसको जोर नहीं डालना कि तुम दाएं हाथ से काम करो, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और वह अन्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बच्चे में भाषा संबंधी समस्याएं भी आप विकसित हो जाएगी, अगर आप उस पर प्रभाव डालोगे, उस पर दबाव डालोगे, नहीं तेरे को उल्टे हाथ से काम नहीं करना तो ये गलत है, ऐसे तो अच्छा नहीं होता उल्टे हाथ से काम करना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसको सीधे हाथ से काम कराओगे जबकि वो उल्टा हाथ उसका ज़्यादा चल रहा है, तो सीधे हाथ से काम कराते हैं उससे क्या हो जाएगा, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और उसके विकास रुक जाएगा और उसके भाषा संबंधी विकास उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दायां हाथ प्रयोग करने वाले लोगों के हाथ में, देखो अब क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दायां हाथ प्रयोग करने वाले लोगों के हाथ का प्रयोग नियंत्रण करने वाला केंद्र मस्तिष्क के बाएं ओर होता है। यानी कि जो व्यक्ति दायां हाथ का प्रयोग करता है यानी सीधा हाथ का प्रयोग करता है, तो उस हाथ का प्रयोग को नियंत्रित करने वाली जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क के बाएं ओर होता है। तो जो व्यक्ति दाएं हाथ का प्रयोग करेगा है ना, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर अपने दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, ये उसका मान लो ये दायां हाथ है, दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, तो उसके मस्तिष्क का इस दाएं हाथ को केंद्रित करने का मस्तिष्क का भाग किधर है, बाएं तरफ है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है तो उसको उस बाएं हाथ को केंद्रित कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का हिस्सा कहाँ पर है, उसके मस्तिष्क के दाएं हिस्से में है। तो ये उसके प्राकृतिक रूप से होता है, तो आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो फिर उस बच्चे का विकास प्रभावित होगा। और वाणी का केंद्र बाईं ओर होता है, तो वाणी का केंद्र कहाँ हुआ, बाईं ओर हुआ सॉरी, और वाणी का केंद्र दाईं ओर होता है। तो जो सीधे हाथ का प्रयोग करता है
तो उसको उसके हाथ को नियंत्रित करने वाला केंद्र तो बाईं ओर हो गया मस्तिष्क में, और उसकी वाणी को यानी उसकी जो बोलना सीखेगा उसको भाषा को विकसित करने का केंद्र किसकी ओर होगा, दाईं ओर होगा। देखो ये दाईं ओर होगा। अगर वो सीधे हाथ का प्रयोग करता है तो उसको नियंत्रित करने का हिस्सा तो मस्तिष्क के बाईं ओर होगा, और उसको भाषा सीखने का हिस्सा किधर होगा, दाईं ओर होगा। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा है जो किसका प्रयोग करता है, अगर कोई बच्चा अपने है ना बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो उसको नियंत्रित करने वाला हिस्सा किधर हुआ, मस्तिष्क में दाईं ओर हुआ, और भाषा सीखने का हिस्सा कहाँ हुआ, बाईं ओर हुआ। तो अब आपने उसको दाएं हाथ पर ज़्यादा जोर दे दिया तो उसका तो हिस्सा तो किधर है, बाईं तरफ है, तो वो भाषा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी उसके। पर बायां हाथ प्रयोग करने वाले लोगों में विपरीत होता है। तो बाएं हाथ प्रयोग करने वाले में विपरीत, वही बात मैंने बताई अभी, वाणी का केंद्र बाईं ओर तथा हाथ के प्रयोग का नियंत्रण केंद्र दाईं ओर होता है। तो यही कारण है यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, यही कारण है कि हमें बच्चे पर क्या नहीं डालना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। जो बच्चा जिस हाथ से मुख्य रूप से प्रयोग कर रहा है उसको करने दो। जब आप बच्चे को बाएं हाथ से दाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य करते हैं तब वाणी का केंद्र हाथ प्रयोग के नियंत्रण केंद्र का कार्यभार भी लेता है। तो जब वाणी का केंद्र हाथ प्रयोग करने के नियंत्रण केंद्र का कार्यभार, उस पर वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, काम करने का हिस्सा उस मस्तिष्क पर बढ़ जाएगा, अतः वाणी के केंद्र पर अत्यधिक प्रभाव या भार पड़ता है, और इससे बोलचाल व हाथ प्रयोग दोनों ही कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इससे बोलचाल संबंधी समस्या पैदा हो जाती है, इसके साथ ही लिखावट खराब हो जाती है और सामंजस्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती है। याद रखिए, बायां हाथ प्रयोग करने वाले बच्चे को बाएं हाथ का ही प्रयोग करने दीजिए। बच्चे चाहे जो भी हाथ इस्तेमाल करे, दायां या बायां, उसके बौद्धिक विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि उसकी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस इसके हिस्से थोड़े अलग अलग जगह रहते हैं। अगला है बच्चों की देखभाल, कि बच्चों की देखभाल हमें कैसे करनी है। एक नवजात बच्चा असहाय, कोमल व नाजुक होता है। उसकी माता को उसकी अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता होती है ताकि वह बड़ा होकर स्वस्थ व हष्टपुष्ट बने। प्रत्येक बच्चे को समुचित आहार, आराम और नींद, नियमित स्नान, उचित कपड़े और रोगों से सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षण की आवश्यकता होती है। पहला है आहार। तो बच्चे की देखभाल में पहला पॉइंट क्या हो गया, आहार। हम जानते हैं कि उसको पौष्टिक आहार देना चाहिए। जन्म के समय बच्चे को माता का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नामक द्रव पदार्थ होता है जो बच्चे को कई तरह के रोगों से यानी कि प्रतिरक्षा सुरक्षा उत्पन्न करवाता है। बच्चे के जन्म के उपरांत माँ के दूध का पहला पीला स्त्राव कोलोस्ट्रम कहलाता है। इससे सुरक्षात्मक प्रतिपिंड कहते हैं, जिसे कुछ रोगों के प्रतिरोध क्षमता होती है। तो इस दूध के अंदर क्या होती है, जो पीला दूध माता का होता है उसमें सुरक्षा यानी कि एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो बच्चों को रोगों से बचाती है। माँ का दूध सुपाच्य होता है, उसकी आदत संरचना और तापमान होती है। माँ का दूध क्या होता है, बच्चे को पचने वाला होता है, उसकी आदत संरचना होती है, उसमें सारे पोषक तत्व मिले होते हैं, और तापमान भी उसका उचित रहता है। हमें ज़्यादा गर्म करने ठंडा करने की जरूरत नहीं है। माता का तापमान, उसके शरीर में जो बॉडी में दूध निकल रहा है उसका तापमान उचित रहता है, जो बच्चे के लिए सही होता है। ये माता को भावनात्मक संतोष प्रदान करता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको भावनात्मक रूप से बच्चा भी माँ से जुड़ता है और माँ भी बच्चे से जुड़ती है, और साथ ही बच्चे को भी सुरक्षा भावना देता है। अतः सभी नवजात बच्चों को आवश्यक रूप से स्तनपान कराना चाहिए। जब बच्चा 3-4 माह का होता है तब उसके पोषण के लिए माँ के दूध ही पर्याप्त नहीं है, अतः उसे धीरे धीरे माँ के दूध से तरल या अर्ध ठोस या ठोस आहार पर लाया जाना चाहिए। तो जब 3-4 महीना का हो जाता है तो तब उसको थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ, खिचड़ी है, दलिया है, कुछ ठोस पदार्थ, बिस्किट वगैरह उसको थोड़ा खिलाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उसको एक्स्ट्रा चीज़ें भी चाहिए खाने के लिए। वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहेगा तो फिर उसको थोड़ी पोषण संबंधी कमी आ जाएगी, क्योंकि उसका शरीर का विकास हो रहा है ना उस हिसाब से। इस प्रक्रिया में वो दूध छुड़ाना या स्तनमोचन कहते हैं। आहार में फलों का रस, सब्जियों व दालों का सूप दिया जाना चाहिए। इसके बाद मसली हुई दाल, फल और सब्जियां, सूप व खीर आदि दिए जा सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वह कच्ची सब्जियां व रोटी, फल आदि चबा सकता है। स्तन मोचन धीरे धीरे कराना चाहिए। स्तन मोचन यानी कि उसको स्तन छुड़वाना, धीरे धीरे दूध धीरे धीरे छुड़वाना चाहिए, एकदम से उसको दूध नहीं छुड़वाना है। आराम व नींद। बच्चे की उचित वृद्धि व विकास के लिए आराम की अत्यंत आवश्यकता होती है। इससे बच्चा हष्टपुष्ट और स्वस्थ बनता है। यद्यपि हर बच्चे के आराम का समय भिन्न होता है, औसतन उन्हें निम्नांकित के अनुसार नींद मिले तो अच्छा रहता है। नींद की अवधि, आयु 0 से 2 माह। 0 से 2 माह में क्या होता है, 20 से 22 घंटे प्रतिदिन सोता है। 2 से 6 माह 16 से 18 घंटे प्रतिदिन सोता है। 6 से 12 माह 12 घंटे प्रतिदिन, यानी 1 या 2 घंटे दोपहर व सुबह की नींद लेता है। 1 या 2 वर्ष का तो 12 घंटे रात और दोपहर की नींद को मिलाकर 12 घंटे हो गए, ठीक है। 2 से 5 वर्ष 8 से 10 घंटे रात की और दोपहर की नींद मिलाकर वो सोता है। स्नान, अब स्नान कैसे करता है, किस तरह से करवाया जाए उसको स्नान। सभी बच्चों को नियमित रूप से स्नान की आदत डालने के लिए नियमित स्नान कराना आवश्यक है। हो सके तो प्रत्येक दिन नहलाने से पहले मालिश भी करनी चाहिए। पानी का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रखें। गर्मियों में बच्चों को दिन में 2 बार भी नहलाया जा सकता है। सर्दियों में बच्चों को दिन में 1 बार
या एक दिन छोड़कर भी नहलाया जा सकता है। उचित वस्त्र, अब वस्त्र कैसे होने चाहिए बच्चों के? बच्चे के वस्त्र आरामदायक, मुलायम वे अवशोषक कपड़ों के जैसे सूती होने चाहिए, है ना। आरामदायक हो, मुलायम हो, अवशोषक कपड़ों के जैसे कि सूती कपड़े होना चाहिए, ताकि वो टॉयलेट वगैरह करे और पसीना वगैरह आए तो उसमें सूख जाए। उनमें डिजाइन सरल सरल, रंग चमकीले व आसानी से धुलने वाले होने चाहिए। बच्चों के वस्त्रों में अधिक झालर, झोलियाँ, डोरिया, रिब्बन व बटन नहीं होने चाहिए। बता सकते हैं क्यों? ये उनसे चुभने व गर्दन में लिपट सकते हैं। क्योंकि बच्चे तीव्रता से बढ़ते हैं, अतः उनके कपड़े न तो बहुत सारे होने चाहिए और न ही अत्यंत महंगे होने चाहिए। बच्चे के लिए तिकोनी लंगोट सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है। अतः ये हल्के, मुलायम, अवशोषक और शीघ्र सूखने वाले कपड़े की बनी होनी चाहिए। तो ज़्यादा उसको कपड़े नहीं लाना, क्योंकि उसका विकास अधिक तीव्रता से होता है तो बच्चे वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। रोग प्रतिरक्षण, जन्म से ही सभी बच्चों को संक्रमित रोगों से नियमित रूप से प्रतिरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। प्रतिरक्षण सारणी, गर्भवती स्त्री, तो गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए कि टिटनेस ऑक्साइड या टीटीटी का टीका लगाना चाहिए। कब? गर्भावस्था के आरंभ में। क्यों? टिटनेस से रक्षा हो सकता है, तो पहले तो गर्भावस्था के आरंभ में लगाए, फिर पहले टीके के 1 माह के बाद। शिशु 1 साल से कम का है तो उसको BCG का टीका, है ना, कैलमेट गवर्नेंस वैक्सीन कहते हैं। कब लगे? जन्म के समय लगता है। ये क्षय रोग से यानी ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, यानी कि TB के रोग से इसको बचाएगा। फिर ये कुछ और टीके दे रखे हैं, जैसे पोलियो की पीने वाली दवा, है ना, ये पोलियो से बचाती है। BCG 6 सप्ताह में लगता है, क्षय रोग से बचाता है। DPT फर्स्ट, पोलियो की पीने वाली फर्स्ट दवा पोलियो से बचाती है। ये DPT फर्स्ट किससे बचाता है? डिप्टेरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। DPT 2 10 सप्ताह में डिप्टेरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। पोलियो की पीने वाली दवा सेकंड खुराक आ गई, पोलियो से बचाने का कार्य करती है। DPT 3, है ना, 14 सप्ताह में डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाते। इस तरह से बच्चों के क्या लगते हैं? टीके लगते हैं। 1 साल में भी कुछ टीके लगते हैं, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले बच्चों की व्यवहारगत समस्या है। कुछ बच्चों में कुछ व्यवहारगत समस्या आती है, उसको कुछ व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, उसको हम कैसे हैंडल करें? छोटे बच्चे अक्सर अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की हर किसी को मारने की, तोड़फोड़ करने की, गाली गलौज करने की, झूठ बोलने आदि की आदत होती है। ये ऐसे व्यवहार है जो न केवल बच्चे को शारीरिक शक्ति पहुंचाते हैं बल्कि दूसरे बच्चों में उसकी लोकप्रियता भी कम कर देते हैं। कारण, इन व्यवहारों के विकसित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जब बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, तब वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होता। तो देखो, बच्चे को तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कब करते हैं ऐसे बच्चे? जब उनको ऐसे माहौल में रखा जाए जब उनको कुछ बोलने के, अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, तो फिर जहाँ उसको माहौल मिलेगा वो वहाँ पर इस तरह की हरकतें करेंगे। जब माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक अपेक्षा करते हैं और जब बच्चे उन अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते, तब वे अनुचित व्यवहार दिखाने लगते हैं। बहुधा बच्चों को पता चल जाता है कि मनचाही चीज़ प्राप्त करने के लिए अनुचित व्यवहार ही एकमात्र साधन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मनचाही चीज़ प्राप्त करने के लिए भी रोवा रिका, अनचाही, मतलब ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे को पता चल जाता है कि जब वह अपने छोटे भाई बहनों की पिटाई करता है तो माता पिता उसकी तरफ ध्यान देते हैं, या वह रोते हुए ज़मीन पर लौटने लगता है तब उसे वह खिलौना मिल जाता है जो उसे चाहिए। तो इसलिए भी बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। जब पारिवारिक माहौल बिगड़ जाता है तब भी बच्चे अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब माता पिता आपस में झगड़ते हैं या मार पिटाई करते हैं, या जब उनकी माँ दादी की आपस में बनती नहीं है, तब भी बच्चे अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। जब बच्चे के जीवन में कोई संकट आता है तब भी बच्चे अनुचित व्यवहार दिखाते हैं, जैसे छोटे भाई या बहन के जन्म पर या परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु पर। जब बच्चे शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं होते तब भी वह अनुचित व्यवहार दिखाने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब वे लंबी बीमारी से उठे हो या फिर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि एक बच्चे के अनुचित व्यवहार करने के कुछ 4 कारण लिखिए, कोई 3 कारण लिखिए, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है। अगला है खेल केंद्र के व्यवस्थापकों को सावधान और समझदार होना चाहिए। जो भी खेल खिला रहा है बच्चों को, जो व्यवस्था कर रहा है खेल, जैसे स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो उनको थोड़ा सावधान और समझदार होना चाहिए। जब भी कोई बच्चा अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन करता है तब उन्हें शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुधा उनके व्यवहार का कारण उनका घर ही होता है। अतः उन्हें बच्चे के माता पिता का सहयोग लेना चाहिए। बच्चे की समस्या को समझकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। बच्चे को सजा देने से, डांटने से या उनका मजाक उड़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ आम व्यवहार समस्याओं की व्याख्या निम्न तालिका में है। देखो, कुछ बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, उसकी क्या करें। पहला, दूसरों को मारना। अर्थ है क्रोधित होता है तब मारता है, परेशान होने पर मारता है। क्या ना करे, सजा दे या मारे पीटे नहीं, ऐसा व्यवहार करे कि बच्चे को शर्म आए। क्या करें, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। क्या करे, उसका ध्यान बांट दे, दूसरे बच्चों को चुपचाप अलग कर दे, बच्चों को प्रेम का एहसास कराए, भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दे।
जब बच्चा चीज़ों की तोड़-फोड़ करता है तब क्या करे, क्या नहीं करना है, विवशता की स्थिति, ईर्ष्या, ऊब, ध्यान आकर्षित करना, ऐसा नहीं करना है। है ना? वो क्यों करता है, सॉरी, चीज़ों की तोड़-फोड़ क्यों करता है? विवशता की स्थिति होती है तब चीज़ों को तोड़ता है, किसी से ईर्ष्या हो, ऊब हो जाए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है। क्या नहीं करे, डाँटे, चिल्लाए, पीटे और सज़ा ना दे। क्या करना है, बहुमूल्य वस्तुओं को उसकी पहुँच से दूर रखे, उसको खेलने के लिए स्थान दे, उसे कुछ सस्ते खिलौने दे, बच्चों का ध्यान बटाए, उसे अन्य क्रियाओं में लगाए। अंगूठा चूसना क्यों करता है? अंगूठे की चूसने की आवश्यकता हो, प्रेम में आश्वासन पाने की आवश्यकता हो, थकान हो, भूख हो, असंतुष्टि हो या ऊब हो। क्या नहीं करना, सजा दे और डांटे नहीं, उसकी उंगलियों पर कुछ कड़वी चीज़ लगाए या उसकी उंगलियां बांधे, ऐसा नहीं करना है। उसे क्या करना है, आपको क्या करना है, उसे चूसने की संतुष्टि दे, प्रेम स्नेह आश्वासन दे, उसे आनंददायी क्रियाकलाप में लगाए, उसे बच्चों की आवश्यकता वाली वस्तुएं दे। बिस्तर गीला करता है क्यों करता है? बच्चा ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है, भयभीत है, अभी वो छोटा है, अभी उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो भयभीत होता है, ये असुरक्षित होता है। क्या नहीं करना, धमकाए और सजा नहीं देना, सोच की इच्छा जारी करने पर बल देना, बच्चे से ये कहे कि आप उसे प्यार नहीं करते, ऐसा आपको नहीं करना है। उसको सोच के लिए, इच्छा जारी करने के लिए बल देना कि नहीं तुझे टॉयलेट करना ही है, चाहे भले बच्चे को टॉयलेट नहीं आ रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करे, बच्चे को स्वीकार करे, मानकर चले कि बच्चा अनायास ही बिस्तर गीला कर सकता है, यानी कि वैसे ही बच्चा तो गीला कर सकता है बिस्तर को। बच्चे को आत्मविश्वासी बनाए। झूठ बोलना, सजा कब है, कब बोलता है झूठ? सजा का भय हो, अतिशयोक्ति हो, काल्पनिकता हो या ध्यान आकर्षित करने की स्थिति हो तब भी वो झूठ बोलता है। क्या करे, क्या नहीं करे, उपदेश से सजा या अस्वीकारता, माफ़ी मांगने को कहना या स्वयं परेशान होना, ऐसा नहीं करना है। क्या करे, कारण समझे, आवश्यकता अनुसार उस पर ध्यान दे, उसकी कल्पना काल्पनिकता बढ़ाने की अवसर प्रदान करे। अगला है खाने से इनकार करना, क्यों नहीं खाएगा, या तो भूखा नहीं है, तबीयत खराब है, किसी विशेष भोजन की को नापसंद करता है या जबरन उसे खाना खिलाया जाता है। क्या नहीं करना है, ज़बरदस्ती करे या सजा दे, ऐसा नहीं करना है। बखेड़ा खड़ा करे, प्रलोभन या धमकी दे, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, आपको शांत रहे, नए प्रकार का भोजन उसके पसंद के भोजन के साथ दे। भयभीत रहना, क्यों रहता है भयभीत? दर्दनाक अनुभव को मन में दोहराता है, माता पिता का सानिध्य चाहता है ना, ग्लानि अनुभव करता है या स्वयं को प्रेम से वंचित समझता है, तब बच्चा भयभीत रहता है। क्या नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करे, धमकाए नहीं। क्या करे, आश्वासन दे, वे उसे चिंता मुक्त करे, वातावरण को खुशहाल रखे, प्रोत्साहन दे, डराने वाले अनुभव से दूर रखे। अगला है चोरी करना, क्यों करता है? अपना पराया के विषय में अनजान है, अतृप्त इच्छा है, चिड़चिड़ापन, आक्रामक भावनाएं होती तो वो चोरी करता है। क्या नहीं करे, डांटे नहीं, उसे बुरा लगने दे, सजा दे और बच्चे को अस्वीकृत करे, ऐसा आपको नहीं करना है। प्यार कम करे, ऐसा नहीं करना है। दूसरों के सामने उसे अपमानित नहीं करे। क्या करना है आपको, बच्चे उसको उसकी अपनी चीज़ दे और उन पर स्वामित्व की भावना आने दे। आदर और समझदार बने, बच्चों को छूट दे, रचनात्मक अभिव्यक्ति के साधन उपलब्ध कराए और सच्चे मित्र बनने में उसकी सहायता करें। तो ये आपको करना है। अब ये कुछ पाठ के प्रश्न हैं जो उसके पाठ में से दे रखे हैं। ये आपने क्या सीखा, ठीक है। अब जो आपके बीच बीच में जो प्रश्न आए, ये आपके पाठ की समरी दे रखी है वैसे। अब ये पाठांत प्रश्न आ गए तो आपके पाठ के अंदर ही मिल जाएंगे, है ना। अब ये पाठ के जो बीच में प्रश्न है उसके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लगा सकते हो, अपने पाठ्य पुस्तक से लगा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा बन गया क्योंकि वरना एक वीडियो ख़त्म, ये मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ता और फिर उसका लिंक टूट जाता है ना। एक तो समझाने का तरीका तो समझाते जा रही हूँ मैं आपको। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी करें, आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़े, वीडियो से पढ़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।